नेक्स्ट हमारा सॉल्युबिलिटी में आता है अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो हमने क्या देखा अभी प्रीवियस क्लास में, ये पार्ट सेकंड है इस चैप्टर का। इफ़ यू लाइक माय वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जो भी चैप्टर इसके नेक्स्ट आपको पढ़ना हो काइंडली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो देखते हैं। अब हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा था कि जब हम सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, हमारा सॉल्यूशन बन रहा है। ठीक है, डिसोल्यूशन प्रोसेस, ये डिसोल्यूशन प्रोसेस हो रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है। अब अगर हम इसमें, अब ये जो डिसोल्यूशन बन रहा है इसमें दो कंडीशंस हो सकती है। मान लो जब तुमने अपना ए सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करा, तो या तो जब उस बीकर को तुम टच करोगे वो तुम्हें हॉट फील हो सकता है, या जब उस बीकर को टच करोगे तो वो क्या कैसा फील हो सकता है, ठंडा कूल फील हो सकता है। ठीक है, जैसे हम एसीटोन अपने हाथ में डालते हैं तो इवेपोरेट करता है तो हमें कूल फील होता है। तो अगर हमें जो बीकर है वो हॉट फील हो रहा है, यानी कि जो रिएक्शन है वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव है। वैसे ही अगर हमें जो बीकर है वो कूल फील हो रहा है, तो कूल फील हो रहा है मतलब कि रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक है। ठीक है, एंडोथर्मिक है मतलब कि डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव है। हाँ, डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि वो रिएक्शन से क्या ले रहा है, हीट ले रहा है। तो ये कहा गया, एक प्रिंसिपल आता है ली चैटलियर प्रिंसिपल, ये कहता है कि कोई भी हमारा इक्विलिब्रियम, कोई भी हमारा डायनेमिक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, डायनेमिक का मतलब है कि वो इक्विलिब्रियम शिफ्टेबल है, मूवेबल है, कि वो फॉरवर्ड भी जा सकता है इक्विलिब्रियम, वो बैकवर्ड भी रिएक्शन जा सकती है, इसलिए वो फिक्स नहीं है वो इक्विलिब्रियम, वो चेंज हो सकता है इक्विलिब्रियम, इसलिए डायनेमिक इक्विलिब्रियम वर्ड यूज किया है। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है कि अगर हम अपने डायनेमिक इक्विलिब्रियम में कंडीशंस को वेरी करते हैं, चाहे प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, तो उससे जो है हमारा इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाता है। और जो भी हम कंडीशन चेंज कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम उसको ओपोज करने के लिए रिएक्शन को उस डायरेक्शन में ले जाएगा जिस डायरेक्शन में उसको वो चेंज नहीं करवाना। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया, हमारा ये बीकर है, ये हमारा बीकर क्या हो रखा है, हॉट हो रखा है। ठीक है, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। अब मैंने क्या किया, मैंने बाहर से यहाँ पे हीट देना शुरू कर दिया, मैंने बाहर से भी अपनी हीट देनी शुरू कर दी। तो ली चैटलियर के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो मैं हीट दूंगी, रिएक्शन उसको क्या करेगी, ओपोज करेगी। अगर रिएक्शन उसको ओपोज करेगी तो ये जो ऑलरेडी हॉट सॉल्यूशन था और मैं इसको फर्दर हीट दे रही थी, तो मेरी हीट इसको देनी पसंद नहीं आ रही है। तो जब मैं यहाँ हीट दूंगी तो दोबारा से कहाँ जाएगा, कूलिंग की तरफ जाएगा, तो रिएक्शन कहाँ मूव कर जाएगी, बैकवर्ड मूव कर जाएगी। यानी कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, किसमें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन मूव्स बैकवर्ड्स। यानी कि जो हमारा सॉल्यूट पार्टिकल है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। इसका मतलब है एक्सोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी क्या कर दी, डिक्रीज कर दी। ये कंक्लूजन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस हो रही है। अगर हमने भी उस रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रिएक्शन नहीं चाहते कि कि हम कुछ काम करें, तो रिएक्शन क्या कहेगी कि अच्छा तुम ये टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, अब मैं उल्टी चलूंगी, अब मैं अपने आप को हॉट नहीं हो, अपना जो मेरी रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो रही थी वो अपनी खुद की जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो बंद कर दूंगी, मैं वापस चल पड़ूंगी, क्योंकि फॉरवर्ड में तो एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड में क्या हो जाएगी, उसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो अगर ऑपोजिट रिएक्शन चली जाएगी तो सॉल्यूट और सॉल्यूट अलग होने लग जाएंगे, सॉल्यूट अलग होने लग जाएगा तो सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी क्या कर गई, डिक्रीज कर गई। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारी रिएक्शन है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन कब होती है, जब वो अपने सिस्टम से ही हीट लेती है अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे हमारा जो बीकर, जब हम एसीटोन हाथ में डालते हैं तो जो एसीटोन वेपराइज होने के लिए हमारे हाथ से हीट लेके जाता है, इसलिए हमें अपने हैंड पे कूलिंग इफेक्ट फील होता है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, बीकर क्या हो रखा है, कूल हो रखा है, बीकर कूल हो रखा है, तो अगर बीकर कूल हो रखा है और मैं इसको क्या देना शुरू कर दूं, हीट देना शुरू कर दूं, भी सिर्फ मैं दोनों हीट में देना मीन्स मतलब क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज करना, सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करना। यानी कि अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू कर दूं, तो अगर मैं इंक्रीज कर रही हूँ टेम्परेचर, तो ऑलरेडी वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, वो सिस्टम से हीट ले रही है और मैं और भी ज्यादा टेम्परेचर क्या कर रही हूँ, इंक्रीज कर रही हूँ। तो ये जो रिएक्शन है, अब ली चैटलियर उसको क्या करेगा, अपोज करेगा, ली चैटलियर करेगा कि अच्छा मैं तो कूल कर रहा हूँ और तो मुझे हीट कर रही है, तो वो क्या करेगा, और ज्यादा वो कूलिंग इफेक्ट शो करेगा, तो उतनी ज्यादा मेरी सॉल्युबिलिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर
इन एंडोथर्मिक रिएक्शन solubility increases, क्योंकि ऑलरेडी रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन है, कूलिंग इफेक्ट है रिएक्शन का, डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव है, तो अगर हम उसमें टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ली चार्टियर के अकॉर्डिंग रिएक्शन उसको अपोज करेगी। रिएक्शन जो हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं उसको बंद करना चाहेगी, तो खत्म कब होगा, जब और ज्यादा क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट रिएक्शन शो करने लग जाएगी, और ज्यादा वो कूल होने लग जाएगी। यानी कि और ज्यादा कूल कब होगी, जब और ज्यादा सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने लग जाएगा, यानी कि जो हमारे सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी है वो क्या करने लग जाएगी, इंक्रीज करने लग जाएगी। ठीक है, तो एंडो और एक्सो के अलग अलग केसेस हैं। पढ़े हमने दोनों टेम्परेचर इंक्रीज पे, दोनों केस में हम टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज ही कर रहे हैं, और सॉल्युबिलिटी जो है एक्सो में डिक्रीज हो रही है और एंडो में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये टेबल है, ऐसे ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अगर हम लोग टेम्परेचर डिक्रीज करते तो यहाँ डिक्रीज आ जाएगा और यहाँ इंक्रीज आ जाएगा। ठीक है, वो वाला बताने की जरूरत नहीं है, आई थिंक तुम समझ ही जाओगे। अगर हम इसी सिस्टम में अगर एक्सो और एंडो में अगर हम लोग टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे दोनों सिस्टम्स में, तो जो सॉल्युबिलिटी है ये भी देख लो। चलो अब क्या है, एक्सो है, एक्सो यानी कि हीट, रिएक्शन क्या हो रही है, ऑलरेडी हीट प्रोड्यूस हो रही है, हम उसको ठंडा शुरू कर दें साथ साथ, तो हम क्या कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं। अब रिएक्शन ने क्या देखा, ली चार्टर कहता है कि अच्छा तुम उसको कूल कर रहे हो तो मैं उसको और ज्यादा क्या करूंगा, हॉट करूंगा। हमारा जो भी इफेक्ट होगा, हम जो भी इफेक्ट डालेंगे, ली चार्टर उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। तो अगर मैं इस रिएक्शन को और ज्यादा हीट करना शुरू करूंगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वाली को, तो ली चार्टर उसको क्या करेगा, और ज्यादा, सॉरी हीट नहीं, अगर मैं उसको कूल करना शुरू करूंगी, अब हम टेम्परेचर डिग्रीज की बात कर रहे हैं, अगर मैं इस सिस्टम को कूल करना शुरू करूंगी, अगर मैं सिस्टम को कूल करना शुरू करूंगी तो मैं टेम्परेचर डिक्रीज कर रही हूँ, तो टेम्परेचर डिक्रीज कर रही हूँ तो ली चार्टर के अकॉर्डिंग टेम्परेचर और ज्यादा रिएक्शन का क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होगा तो और ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो सॉल्युबिलिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ऑलरेडी जो सिस्टम है मेरा वो क्या हो रखा है, कूल हो रखा है, अगर मैं उसको और ज्यादा उसका टेम्परेचर लो करूंगी तो रिएक्शन चाहेगी अच्छा तो टेम्परेचर लो कर रही है, ऐसे तो पॉसिबल होगा नहीं, तो रिएक्शन क्या चाहेगी कि नहीं, अगर आप टेम्परेचर लो कर रहे हो तो मैं उसको और ज्यादा क्या करूंगा, इंक्रीज करूंगा। तो अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो फिर वो कहाँ मूव करने लग जाएगी, बैकवर्ड। तो सॉल्युबिलिटी अगर बैकवर्ड मूव कर रही है तो सॉल्युबिलिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, ये रिएक्शन भी लिख लेते हैं, इसमें जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड मूव कर जाएगी और इसमें कहाँ मूव करेगी, फॉरवर्ड मूव करेगी। ऐसे ही इसकी अगर बात करें, इसमें फॉरवर्ड मूव करेगी और इसमें कहाँ मूव करेगी, बैकवर्ड मूव करेगी। एक्सो में बैकवर्ड मूव करेगी टेम्परेचर इंक्रीज करने पे और एंडो में फॉरवर्ड। ठीक है, ये टेबल इस तरह से याद करनी है। चलो आगे देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। कि अगर हम लोग, अभी तो हमने टेम्परेचर का इफेक्ट देखा सॉलिड इन लिक्विड पे, अगर हम लोग अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखते हैं सॉलिड इन लिक्विड, अगर हम सॉलिड को डिसॉल्व कर लें लिक्विड में, तो तुम्हें पता है ये हमारा सॉलिड होता है। ठीक है, ये तो हमारा लिक्विड होता है। सॉलिड क्या है, इनकम्प्रेसिबल, ये ऑलरेडी इतना ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है, तुम इसको फर्दर कंप्रेस तो कर नहीं सकते चाहे कितना ही प्रेशर लगा लो। लिक्विड भी कहीं ना कहीं क्या है, इनकम्प्रेसिबल, तुम इस पे कितना ही प्रेशर इंक्रीज कर लो ये कंप्रेस नहीं होगा। सॉलिड पे भी कितना ही प्रेशर इंक्रीज कर लो ये कंप्रेस नहीं होगा। तुमने दोनों को डिसॉल्व कर दिया पानी में, जो ये था हमारा सॉलिड क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। अब जब दोनों ही क्वांटिटीज इनकम्प्रेसिबल हैं तो जो प्रेशर चाहे तुम कितना ही इंक्रीज कर लो, जो इनका सॉल्यूशन है उन पे प्रेशर इंक्रीज करने का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। नो इफेक्ट ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इनटू लिक्विड्स। तो यानी कि जो हमारी सॉल्युबिलिटी होती है सॉलिड इन लिक्विड, प्रेशर का इफेक्ट ऑफ प्रेशर इज नॉट कंसीडर्ड नहीं होता या होता ही नहीं है, इट डज नॉट अकर, कुछ भी लिख लो, क्योंकि बोथ क्या है, बोथ आर इनकम्प्रेसिबल। जब दोनों को कंप्रेस ही नहीं कर पा रहे तो प्रेशर उसका क्या कर लेगा, कंप्रेस तो ही नहीं रहा है प्रेशर इंक्रीज करने से। तो सॉल्युबिलिटी पे भी प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं आता, तो नो इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब अगला है हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स। तुमने देखा होगा कि अगर तुम लोग कोल्ड ड्रिंक खरीद के लाते हो मार्केट से
तो जब तुम उसका वो खोलते हो कैप, तो एकदम से बहुत ज्यादा CO2 निकलती है, ठीक है। तुम उसको बंद करके रख देते हो वापस फ्रिज में, और तुमसे कैप अगर थोड़ा सा ढीला रह जाता है तो सारी की सारी CO2 क्या करती है, एस्केप आउट हो जाती है बॉटल से। तो इसका मतलब क्या था कि जब तुम्हारी बॉटल में कैप लगी हुई थी तो यहाँ पे प्रेशर मेंटेन था। जब तुमने वो कैप ओपन कर दी तो वो जो प्रेशर था वो क्या हो गया, रिलीज हो गया, ठीक है। प्रेशर रिलीज हो गया तो यहाँ जो गैस डिजॉल्व थी किसमें, लिक्विड में, अब वो गैस क्या हो गई, गैस एस्केप आउट हो गई। अब यहाँ क्या रह गया, बस लिक्विड रह गया। तो जब तक तुमने प्रेशर लगा रखा था तब तक तो गैस डिजॉल्व थी लिक्विड में। जैसे ही तुमने अपना प्रेशर रिलीज कर दिया वैसे ही गैस भी क्या कर गई, एस्केप कर गई। यानी कि प्रेशर का अफेक्ट गैस इन लिक्विड जरूर होता है कि अगर जो हमारी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है वो लिक्विड में कम होगी या ज्यादा होगी, वो डिपेंड करता है प्रेशर पे, ठीक है। और उसका रिलेशन क्या होता है, विद इंक्रीज इन प्रेशर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज इन लिक्विड। ये तो तुम्हारा लाइव एग्जांपल है। अगर तुम्हें याद भी ना आए कभी एग्जाम में ऐसा लिखा हो कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ solubility of gas in liquid of what is the effect of pressure on solubility for gas in liquid, तो तुम ना लाइव एग्जांपल याद कर लेना, CO2 की बोतल याद कर लेना। जैसे ही प्रेशर, जैसे ही कैप खुला छोड़ दोगे सारी गैस बाहर निकल जाएगी। जब तक कैप बंद रहेगी प्रेशर एक्सर्ट होता रहेगा और जो हमारी गैस है वो क्या रहेगी, डिसॉल्व रहेगी, ठीक है। मान लो तुमने क्या लिए, 2 बीकर्स ले लिया। इस बीकर पे तुमने क्या किया, एक ऐसे प्लेट लगा दी और एक वेट रख दिया W1, ठीक है। यहाँ पे हमारे गैस पार्टिकल्स हैं और यहाँ पे हमारे क्या है, लिक्विड है। तो क्योंकि W1 प्रेशर लगा रखा है, स्पेस बहुत ज्यादा है, तो जो गैस पार्टिकल्स हैं थोड़ी बहुत क्या करेंगे, इस सर्कल से भी टकरा रहे होंगे और थोड़े बहुत कहाँ जा रहे होंगे, लिक्विड में जा रहे होंगे, और थोड़े बहुत लिक्विड में जो डिजॉल्व हो रखे होंगे वो वेपराइज भी हो रहे होंगे वापस, ठीक है। तुमने क्या कर दिया, तुमने इसका प्रेशर इंक्रीज कर दिया। कैसे, तुमने ऊपर से बहुत सारे वेट रख दिया, W। अब तुम क्या देखोगे, अब जो गैस की जो वॉल्यूम थी पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ पे गैस की वॉल्यूम ज्यादा है, गैस को ज्यादा वॉल्यूम मिली हुई है घूमने के लिए। यहाँ पे वेट रखने से गैस की वॉल्यूम क्या हो गई, कम हो गई, है ना। तो गैस की जो क्वांटिटी है पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या कर गई, इंक्रीज कर गई। गैस की अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर, गैस की अगर क्वांटिटी इंक्रीज कर गई पर यूनिट वॉल्यूम, तो अब क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जो गैस के पार्टिकल्स है वो क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा फिर वो गैस के पार्टिकल्स कहाँ जाएंगे, लिक्विड में जाएंगे, ठीक है। अब जितने ज्यादा लिक्विड में जाएंगे तो यानी कि वेट इंक्रीज करने से क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स जो थे गैस के वो किस में आ गए, हमारे वाटर में आने लग गए प्रेशर इंक्रीज करने से, है ना। अब प्रेशर इंक्रीज करने से जो गैस पार्टिकल्स थे वो वाटर में आ गए, तो यानी कि गैस की जो सॉल्युबिलिटी थी वो क्या कर गई, इंक्रीज कर गई। विद व्हाट, विद इंक्रीज इन प्रेशर, ठीक है। बहुत सारे पार्टिकल्स जो हैं गैस के, अब इन वॉल से वो टकराएंगे, वॉल से टकराने के बाद वो वापस किस में चले जाएंगे, वो किस में चले जाएंगे, लिक्विड में चले जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा गैस के पार्टिकल्स लिक्विड में जाएंगे तो जो गैस की सॉल्युबिलिटी है इन लिक्विड वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। विद व्हाट, विद इंक्रीज इन प्रेशर। तो हमने एक टर्म सीखी कि इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज करने से गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। यहीं से हमारा स्टार्ट होता है हेनरीज लॉ, जिसपे हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। हेनरीज लॉ एक पहला ऐसा साइंटिस्ट था जिसने किस किस को रिलेट किया था, प्रेशर ऑफ गैस विद सॉल्युबिलिटी, कि किस तरह से जो हमारा प्रेशर है वो सॉल्युबिलिटी से क्या है, रिलेट करता है। उसने क्या दे दिया, इस चीज का एक फॉर्मूला दे दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ से हमारा हेनरीज लॉ आता है। हेनरीज लॉ कहता है, हमने देख लिया कि किस तरह से हम अगर प्रेशर इंक्रीज करने हैं गैस का लिक्विड के ऊपर, तो वो जो है वो सारी की सारी गैस क्या हो रही है, वो सारी की गैस, अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो जो ये गैस है यहाँ पे, ये इसकी सॉल्युबिलिटी क्या कर रही है, लिक्विड में इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो इसी का रिलेशन किसने दे दिया, हमारा हेनरी ने दे दिया। इसने क्या कहा कि अगर कोई हम टेम्परेचर फिक्स कर लें, टेम्परेचर अगर हम वेरी ना करें, तो जो द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस होती है लिक्विड में वो डिपेंड करती है प्रेशर ऑफ द गैस पे। यानी कि मेरे बीकर में जितना ज्यादा मैं प्रेशर लगाऊंगी, उतना ज्यादा मेरी गैस जो है वो लिक्विड में क्या होने लग जाएगी,
डिजोल्व होने लग जाएगी। तो जितना ज्यादा प्रेशर लग रहा है उतनी ज्यादा गैस डिजोल्व हो रही है, यानी कि उतनी ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ठीक है, यानी कि जितना ज्यादा मैं प्रेशर लगाऊंगी उतनी ज्यादा मेरी सॉल्युबिलिटी क्या करने लग जाएगी, गैस की इंक्रीज करने लग जाएगी इन लिक्विड। ठीक है, तो उसने रिलेशन दे दिया कि जो सॉल्युबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, प्रेशर ऑफ गैस पे। प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज कर रही है, यानी कि जो प्रेशर है वो किस पे डिपेंड, जो हमारी सॉल्युबिलिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, प्रेशर पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, अब सॉल्युबिलिटी को वैसे हम लोग कंसंट्रेशन से वो करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम सॉल्युबिलिटी को इक्विवेलेंट टू मान लेते हैं मोल फ्रैक्शन। मतलब हेनरीज लॉ के केस में हमने जो सॉल्युबिलिटी है वो हमने क्या मानी है, गैस की इक्वल टू मोल फ्रैक्शन माना है कि हाँ जो मोल फ्रैक्शन है उसको भी हम, वो भी हमारे पास एक सॉल्युबिलिटी की ही यूनिट है। तो हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो गया कि जैसे जैसे कि इसका मतलब जो हमारा प्रेशर है वो किस पे डिपेंडेंट है, मोल फ्रैक्शन की, वो क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, है ना। तो अगर मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया तो यानी कि P इक्वल्स टू क्या आ गया, x मोल फ्रैक्शन इनटू में एक कांस्टेंट KH, इसको कहा गया है हेनरीज कांस्टेंट। KH इज हेनरीज कांस्टेंट। H कैपिटल आएगा ना, हेनरी हम किसी का नाम स्मॉल लेटर्स में नहीं लिखते। तो हेनरीज कांस्टेंट, डाल्टन जो था उसने भी यही चीज कही थी 11th क्लास में, तो खैर तुमने, हाँ ये चैप्टर स्किप हो चुका है शायद। हाँ, जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस होती है वो डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस की, उस गैस का प्रेशर कितना है उस टाइम पे अबव द लिक्विड, उस पे ही जो उसकी सॉल्युबिलिटी है इन लिक्विड क्या करेगी, डिपेंड करेगी। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सॉल्यूशन, यानी कि ये जो मेरा बीकर है इसमें यहाँ पे कितना प्रेशर है, कितना प्रेशर यहाँ पे है इस गैस का, उसको हम कह देते हैं पार्शियल प्रेशर। कितना इस गैस का प्रेशर है उसी पे इसकी सॉल्युबिलिटी, इसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो लिक्विड में वो क्या करेगी, डिपेंड करेगी। और जब वो सॉल्युबल हो जाएगा तो उसका क्या बन जाएगा, वो मोल फ्रैक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टर्म आती है हेनरीज की, एक तो फर्स्ट टर्म तो ये हो गई और सेकंड टर्म है कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस आउट सॉल्यूशन। जितना ज्यादा गैस का पार्शियल प्रेशर होगा लिक्विड के ऊपर उतनी ज्यादा उस गैस की क्या होगी, लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। ऑब्वियसली प्रेशर ज्यादा होगा तो बहुत ज्यादा गैस क्या कर जाएगी, डिसॉल्व कर जाएगी, उसको कहीं जगह तो मिलेगी नहीं एस्केप आउट करने की, तो उसको कहाँ जाना पड़ेगा, लिक्विड में जाना पड़ेगा, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो एक रिलेशन आ गया P इक्वल्स टू KH इंटू में X, जो X हमारा क्या है वो है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl और ये क्या है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl, यानी कि हमने क्या लिया है, एक बीकर लिया है, यहाँ पे हमने साइक्लोहेक्सेन लिया हुआ है लिक्विड। ठीक है, और इसके ऊपर मैंने यहाँ पे HCl गैस स्टोर की हुई है। जैसे जैसे मैं अपना पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करूँ, यानी कि ऊपर से मैं प्रेशर अप्लाई करना शुरू करूंगी इसके ऊपर, तो वैसे वैसे मुझे क्या दिखा कि यहाँ HCl जो है साइक्लोहेक्सेन में भी और ज्यादा क्या होने लग गया, डिसॉल्व होने लग गया प्रेशर इंक्रीज करने पे। यानी कि पार्शियल प्रेशर HCl का इंक्रीज करने पे जो मोल फ्रैक्शन था HCl का वो भी क्या करने लग गया, इंक्रीज करने लग गया, और मुझे क्या मिल गई, स्ट्रेट लाइन मिल गई। यहाँ पे कुछ प्रेशर होगा टॉर यूनिट्स में, और यहाँ पे हमारा क्या है, एक्स इज मोल फ्रैक्शन। तो ये जो ग्राफ आता है ये क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे क्या है, KH किस तरह से वेरी करता है। अब तुम यहाँ देख रहे होगे कि जो हमारा P है, P इज इक्वल्स टू क्या है, x डॉट KH। ठीक है, अगर P को अभी तुम ना कंसिडर करो तो जो x है वो क्या है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। KH जो है वो x के क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, यानी कि जितनी ज्यादा मेरी KH की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा मेरी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इनका आपस में क्या है, इनवर्स रिलेशन है। तो किसी भी गैस के लिए अगर हम कुछ अलग अलग गैसेस कंपेयर करें तो KH जिसका ज्यादा होगा उसका मोल फ्रैक्शन कम हो जाएगा, यानी कि उसकी जो सॉल्युबिलिटी क्या है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, दूसरा रिलेशन क्या होता है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ये दो रिलेशंस हैं, ये पूछ लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि व्हाट विल द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वैसे हमारी KH की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करती है। टेम्परेचर की वैल्यू KH से डायरेक्ट रिलेशन में होती है। तो अगर KH इंक्रीज कर रहा है तो X क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अगर X डिक्रीज कर गया तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करके इसका मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जो गैस की सॉल्युबिलिटी थी इन लिक्विड वो क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। तो हम यहाँ से एक और हमें बात पता चली, थर्ड पॉइंट, कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस। इसीलिए अगर कहते हैं ना कि जो वो होती हैं मरीन एनिमल्स जो होते हैं वो गर्म पानी में सर्वाइव नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी है गर्म पानी में वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो उनको ऑक्सीजन ही नहीं मिल पाएगी, तो वो ब्रीथ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए गर्म पानी पौधों में भी देना
और लाइबल नहीं माना जाता। और जो भी इंडस्ट्रीज गर्म पानी को पहले ठंडा करती हैं, उसको ट्रीट करती हैं, तभी वो फिर क्या करती हैं, रिवर्स वगैरह में जहाँ भी वो डिस्पोज ऑफ करती हैं, क्योंकि गर्म पानी से सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन की डिक्रीज कर जाएगी और जो हमारे मरीन एनिमल्स हैं वो अफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसका एक रिलेशन और आता है ये हेनरीज लॉ के रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या क्या है। एक तो जो अगर हम लोग जैसे जितना ज़्यादा हम प्रेशर एक्सर्ट करते हैं हम अपनी कोल्ड ड्रिंक की बोतल पे, उतना ज़्यादा CO2 क्या होता है उसमें डिजॉल्व हो जाता है। पहला हेनरीज लॉ का जो रियल लाइफ एग्जांपल है वो ये है। सेकंड एग्जांपल ये है इसका कि जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे लद्दाख वगैरह चले जाओ तो वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो उसमें ऑक्सीजन की अमाउंट भी कम होगी, तो तुम्हारी बॉडी को उतनी रिक्वायर्ड ऑक्सीजन तो मिलेगी नहीं। तो अगर नहीं मिलेगी तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सिलेंडर कैरी करना पड़ेगा ऑक्सीजन का। ठीक है, तो ये वो क्या हो गया इसका सेकेंड हो गया। थर्ड इसका क्या, थर्ड जो हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन है वो क्या है कि जब हम लोग स्कूबा डाइवर्स हमारे पानी में जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अपने जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं उसमें थोड़ी सी नाइट्रोजन और थोड़ी सी हीलियम डाल के जाते हैं। उसका रीजन ये होता है कि जैसे जैसे मान लो उनका सिलेंडर है, ठीक है, और ये हमारा स्कूबा डाइवर है, ये क्या कर रहा है, ये नाइट्रोजन ले रहा है और ऑक्सीजन ले रहा है, ब्रीथ कर रहा है। अभी ये समुद्र के अंदर है, ठीक है, अभी समुद्र के बाहर आएगा, अभी समुद्र के अंदर है, बहुत ज्यादा डीप ओशंस में है, तो जो पानी का प्रेशर लग रहा होगा बहुत ज्यादा इसकी बॉडी पे, है ना, पानी का प्रेशर लग रहा होगा इसकी बॉडी पे, बहुत ज्यादा प्रेशर लग रहा होगा। तो जब प्रेशर लग रहा होगा उससे क्या होगा, जो इसकी सोल्यूबिलिटी है इसकी बॉडी में वो क्या कर गई होगी, इंक्रीज कर गई होगी, है ना। तो यहाँ पे फिलहाल जब ये अंडर द वाटर है, इसकी जो गैसेस की सोल्यूबिलिटी है बॉडी में वो क्या कर रखी है, इंक्रीज कर रखी है। ठीक है, अब वो क्या होगा, अब उसको बाहर भी आना है, पानी में तो वो रहेगा नहीं हमेशा। तो जब वो बाहर आ जाएगा तो एकदम से वो किस में आ गया, 180 प्रेशर में आ गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आ गया। प्रेशर एकदम से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब प्रेशर एकदम से कम हो जाएगा तो जो गैस की सोल्यूबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी, एकदम से डिक्रीज कर जाएगी। तो एकदम से जो हमारा वो जो ब्लड है हमारा वो बहुत ज्यादा इतना ऐसे हाई कंसंट्रेशन में हो रखा था गैस के कारण, एकदम से जब वो गैस एस्केप आउट करेगी, जब वेन्स से हमारी गैस जो है वो फटाफट एस्केप आउट करेगी प्रेशर रिलीज होने पे, तो यहाँ पे क्या छोड़ती चली जाएगी, वो एक गैप छोड़ती चली जाएगी अपनी जगह, तो वो छोड़ेगी तो गैप बन जाएंगे। ये गैप जो है मिलके ये क्या बना लेते हैं, ब्लड में एक बेंड बना देते हैं, एक बहुत ज्यादा मतलब क्या बन जाएगा, एक गैप बन जाएगा ब्लड में। तो उस गैप को अवॉइड करने के लिए कि बेंड्स ना आए हमारी बॉडी में, हम लोग क्या करते हैं, इस सिलेंडर में साथ में हम लोग हीलियम भी डाल देते हैं। हीलियम डालने से क्या होता है, तो देखो यहाँ से हमारा हेनरीज लॉ आता है। हेनरीज लॉ कहता है हमने देख लिया कि किस तरह से हम अगर प्रेशर इंक्रीज करने हैं गैस का लिक्विड के ऊपर, तो वो जो है वो सारी की सारी गैस क्या हो रही है, वो सारी की गैस अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो जो ये गैस है यहाँ पे ये इसकी सॉल्युबिलिटी क्या कर रही है, लिक्विड में इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो इसी का रिलेशन किसने दे दिया, हमारा हेनरी ने दे दिया। इसने क्या कहा कि अगर कोई हम टेम्परेचर फिक्स कर दें, टेम्परेचर अगर हम वेरी ना करें, तो जो द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस होती है लिक्विड में वो डिपेंड करती है प्रेशर ऑफ द गैस पे। यानी कि मेरे बीकर में जितना ज्यादा मैं प्रेशर लगाऊंगी उतना ज्यादा मेरी गैस जो है वो लिक्विड में क्या होने लग जाएगी, डिजोल्व होने लग जाएगी। तो जितना ज्यादा प्रेशर लग रहा है उतनी ज्यादा गैस डिजोल्व हो रही है, यानी कि उतनी ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ठीक है, यानी कि जितना ज्यादा मैं प्रेशर लगाऊंगी उतनी ज्यादा मेरी सॉल्युबिलिटी क्या करने लग जाएगी, गैस की इंक्रीज करने लग जाएगी इन लिक्विड। ठीक है, तो उसने रिलेशन दे दिया कि जो सॉल्युबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, प्रेशर ऑफ गैस पे। प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज कर रही है, यानी कि जो प्रेशर है वो किस पे डिपेंड, जो हमारी सॉल्युबिलिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, प्रेशर पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, अब सॉल्युबिलिटी को वैसे हम लोग कंसंट्रेशन से वो करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम सॉल्युबिलिटी को इक्विवेलेंट टू मान लेते हैं मोल फ्रैक्शन। मतलब हेनरीज लॉ के केस में हमने जो सॉल्युबिलिटी है वो हमने क्या मानी है, गैस की इक्वल टू मोल फ्रैक्शन माना है कि हाँ जो मोल फ्रैक्शन है उसको भी वो भी हमारे पास एक सॉल्युबिलिटी की ही यूनिट है। तो हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो गया कि जैसे जैसे कि इसका मतलब जो हमारा प्रेशर है वो किस पे डिपेंडेंट है, मोल फ्रैक्शन की, वो क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, है ना। तो अगर मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया तो यानी कि P इक्वल्स टू क्या आ गया, x मोल फ्रैक्शन इनटू में एक कांस्टेंट KH, इसको कहा गया है हेनरीज कांस्टेंट। KH इज हेनरीज कांस्टेंट, H कैपिटल आएगा ना, हेनरी हम किसी का नाम स्मॉल लेटर्स में नहीं लिखते। तो हेनरीज कांस्टेंट, डाल्टन जो था उसने भी यही चीज कही थी 11th क्लास में, तो खैर तुमने हाँ ये चैप्टर स्किप हो चुका है शायद।
हाँ, जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस होती है वो डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, कि उस गैस का प्रेशर कितना है उस टाइम पे अबव द लिक्विड, उस पे ही जो उसकी सॉल्युबिलिटी है इन लिक्विड क्या करेगी, डिपेंड करेगी। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सॉल्यूशन, यानी कि ये जो मेरा बीकर है इसमें यहाँ पे कितना प्रेशर है, कितना प्रेशर यहाँ पे है इस गैस का, उसको हम कह देते हैं पार्शियल प्रेशर। कितना इस गैस का प्रेशर है उसी पे इसकी सॉल्युबिलिटी, इसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो लिक्विड में वो क्या करेगी, डिपेंड करेगी। और जब वो सॉल्युबल हो जाएगा तो उसका क्या बन जाएगा, वो मोल फ्रैक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब तो जो नेक्स्ट टर्म आती है हेनरीज की, एक तो फर्स्ट टर्म तो ये हो गई, और सेकंड टर्म है कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस आउट सॉल्यूशन। जितना ज्यादा गैस का पार्शियल प्रेशर होगा लिक्विड के ऊपर, उतनी ज्यादा उस गैस की क्या होगी, लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। ऑब्वियसली प्रेशर ज्यादा होगा तो बहुत ज्यादा गैस क्या कर जाएगी, डिसॉल्व कर जाएगी, उसको कहीं जगह तो मिलेगी नहीं एस्केप आउट करने की, तो उसको कहाँ जाना पड़ेगा, लिक्विड में ही जाना पड़ेगा, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो एक रिलेशन आ गया P इज इक्वल्स टू KH इंटू में X, जो X हमारा क्या है वो है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl और ये क्या है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl, यानी कि हमने क्या लिया है, एक बीकर लिया है, यहाँ पे हमने साइक्लोहेक्सेन लिया हुआ है लिक्विड। ठीक है, और इसके ऊपर मैंने यहाँ पे HCl गैस स्टोर की हुई है। जैसे जैसे मैं अपना पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करूँ, यानी कि ऊपर से मैं प्रेशर अप्लाई करना शुरू करूंगी इसके ऊपर, तो वैसे वैसे मुझे क्या दिखा कि यहाँ HCl जो है साइक्लोहेक्सेन में भी और ज्यादा क्या होने लग गया, डिसॉल्व होने लग गया प्रेशर इंक्रीज करने पे। यानी कि पार्शियल प्रेशर HCl का इंक्रीज करने पे जो मोल फ्रैक्शन था HCl का वो भी क्या करने लग गया, इंक्रीज करने लग गया, और मुझे क्या मिल गई, एक स्ट्रेट लाइन मिल गई। यहाँ पे कुछ प्रेशर होगा टॉर यूनिट्स में, और यहाँ पे हमारा क्या है, एक्स इज मोल फ्रैक्शन। तो ये जो ग्राफ आता है ये क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे क्या है, KH किस तरह से वेरी करता है। अब तुम यहाँ देख रहे होगे कि जो हमारा P है, P इज इक्वल्स टू क्या है, x डॉट KH। ठीक है, अगर P को अभी तुम ना कंसिडर करो तो जो x है वो क्या है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। KH जो है वो x के क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, यानी कि जितनी ज्यादा मेरी KH की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा मेरी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इनका आपस में क्या है, इनवर्स रिलेशन है। तो किसी भी गैस के लिए अगर हम कुछ अलग अलग गैसेस कंपेयर करें तो KH जिसका ज्यादा होगा उसका मोल फ्रैक्शन कम हो जाएगा, यानी कि उसकी जो सॉल्युबिलिटी क्या है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, दूसरा रिलेशन क्या होता है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ये दो रिलेशंस हैं, ये पूछ लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि व्हाट विल द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वैसे हमारी KH की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करती है। टेम्परेचर की वैल्यू KH से डायरेक्ट रिलेशन में होती है। तो अगर KH इंक्रीज कर रहा है तो X क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अगर X डिक्रीज कर गया तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करके इसका मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जो गैस की सॉल्युबिलिटी थी इन लिक्विड वो क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। तो हम यहाँ से एक और हमें बात पता चली, थर्ड पॉइंट, कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस। इसीलिए अगर कहते हैं ना कि जो वो होती हैं मरीन एनिमल्स जो होते हैं वो गर्म पानी में सर्वाइव नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी है गर्म पानी में वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो उनको ऑक्सीजन ही नहीं मिल पाएगी, तो वो ब्रीथ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए गर्म पानी पौधों में भी देना और लाइबल नहीं माना जाता। और जो भी इंडस्ट्रीज गर्म पानी को पहले ठंडा करती हैं, उसको ट्रीट करती हैं, तभी वो फिर क्या करती हैं, रिवर्स वगैरह में जहां भी वो डिस्पोज ऑफ करती हैं, क्योंकि गर्म पानी से सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन की डिक्रीज कर जाएगी और जो हमारे मरीन एनिमल्स हैं वो अफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसका एक रिलेशन और आता है, ये हेनरीज लॉ के रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या क्या है। एक तो जो अगर हम लोग जैसे जितना ज्यादा हम प्रेशर एक्सर्ट करते हैं हम अपनी कोल्ड ड्रिंक की बोतल पे, उतना ज्यादा CO2 क्या होता है उसमें डिजॉल्व हो जाता है। पहला हेनरीज लॉ का जो रियल लाइफ एग्जांपल है वो ये है। सेकंड एग्जांपल ये है इसका कि जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे लद्दाख वगैरह चले जाओ तो वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो उसमें ऑक्सीजन की अमाउंट भी कम होगी, तो तुम्हारी बॉडी को उतनी रिक्वायर्ड ऑक्सीजन तो मिलेगी नहीं। तो अगर नहीं मिलेगी तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सिलेंडर कैरी करना पड़ेगा ऑक्सीजन का। ठीक है, तो ये वो क्या हो गया, इसका सेकेंड हो गया। थर्ड जो हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन है वो क्या है कि जब हम लोग स्कूबा डाइवर्स हमारे पानी में जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अपने जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं उसमें थोड़ी सी नाइट्रोजन और थोड़ी सी हीलियम डाल के जाते हैं। उसका रीजन ये होता है कि जैसे जैसे मान लो उनका सिलेंडर है, ठीक है, और ये हमारा स्कूबा डाइवर है,
ये क्या कर रहा है, ये नाइट्रोजन ले रहा है और ऑक्सीजन ले रहा है, ब्रीथ कर रहा है। ये अब ये समुद्र के अंदर है, ठीक है। अभी समुद्र के बाहर आएगा, अभी समुद्र के अंदर है, बहुत ज्यादा डीप ओशंस में है, तो जो पानी का प्रेशर लग रहा होगा बहुत ज्यादा इसकी बॉडी पे, है ना, पानी का प्रेशर लग रहा होगा, इसकी बॉडी पे बहुत ज्यादा प्रेशर लग रहा होगा। तो जब प्रेशर लग रहा होगा उससे क्या होगा, जो इसकी सॉल्युबिलिटी है इसकी बॉडी में वो क्या कर गई होगी, इंक्रीज कर गई होगी, है ना। तो यहाँ पे फिलहाल जब ये अंडर द वाटर है, इसकी जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी है बॉडी में वो क्या कर रखी है, इंक्रीज कर रखी है, ठीक है। अब वो क्या होगा, अब उसको बाहर भी आना है, पानी में तो वो रहेगा नहीं हमेशा। तो जब वो बाहर आ जाएगा तो एकदम से वो किस में आ गया, 180 प्रेशर में आ गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आ गया। प्रेशर एकदम से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब प्रेशर एकदम से कम हो जाएगा तो जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी, एकदम से डिक्रीज कर जाएगी। तो एकदम से जो हमारा वो जो ब्लड है हमारा वो बहुत ज्यादा इतना ऐसे हाई कंसंट्रेशन में हो रखा था गैस के कारण, एकदम से जब वो गैस एस्केप आउट करेगी, जब वेन्स से हमारी गैस जो है वो फटाफट एस्केप आउट करेगी प्रेशर रिलीज होने पे, तो यहाँ पे क्या छोड़ती चली जाएगी, वो एक गैप छोड़ती चली जाएगी अपनी जगह। तो वो छोड़ेगी तो गैप बन जाएंगे। ये गैप जो है मिलके क्या बना लेते हैं, ब्लड में एक बेंड बना देते हैं, एक बहुत ज्यादा मतलब क्या बन जाएगा, एक गैप बन जाएगा ब्लड में। तो उस गैप को अवॉइड करने के लिए कि बेंड्स ना आए हमारी बॉडी में, हम लोग क्या करते हैं, इस सिलेंडर में साथ में हम लोग हीलियम भी डाल देते हैं। हीलियम डालने से क्या होता है, हीलियम डालने से क्या होगा कि हीलियम की जो सॉल्युबिलिटी होती है गैस में वो बहुत ज्यादा क्या होती है, कम होती है। तो जब उसकी सॉल्युबिलिटी ही कम होगी तो क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बहुत ज्यादा डिसॉल्व हो जाए बॉडी में, अगर हम हीलियम नहीं डालेंगे तो ये बहुत ज्यादा डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों गैसेस के कारण जब ये बहुत ज्यादा डिसॉल्व हो जाएंगे बॉडी में तो ये बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगे, टॉक्सिक हो जाएंगे। हाई एवरीथिंग इज हाई और लो इज, अगर ये तो नहीं है ना कि ऑक्सीजन चाहे कितनी ही हो वो भी हार्मफुल नहीं हो सकती है हार्मफुल। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए कि कुछ ऐसी गैस डाल दो जिसकी डेंसिटी क्या है, कम है, और जिसका जो क्या है हमारी बॉडी में कम डिसॉल्व होगी। तो जब वो डिसॉल्व भी कम होगी तो बॉडी पे वो कम अफेक्ट डालेगी। जब वापस से सारी गैसेस क्या होंगी, रिलीज आउट होगी। जो सॉल्युबिलिटी थी वही क्या हो गई, गैस की कम हो गई, यानी कि कहीं ना कहीं कम अमाउंट ऑफ गैसेस हमारी बॉडी में जाएंगी। ये दोनों गैसेस की अमाउंट क्या हो जाएगी, फिर कम हो जाएगी, ठीक है। अब इसका न्यूमेरिकल करते हैं। एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल दिया हुआ है एक। अगर हमने अभी पीछे देखा था कि अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो तुम्हें पता चल गया कि अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। अब जो सॉल्युबिलिटी होती है ना गैस की, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। तो अगर हम लोग टेम्परेचर क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ऑलरेडी क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है। हमने क्या कर दिया, टेम्परेचर भी इंक्रीज कर दिया सिस्टम का। तो ली चार्टलेट के अकॉर्डिंग क्या होगा, ली चार्टलेट क्या चाहेगा, ली चार्टलेट के अकॉर्डिंग जो रिएक्शन क्या करेगी, कि रिएक्शन क्या करेगी, अपोज करेगी। तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं और रिएक्शन ऑलरेडी एक्सोथर्मिक है, तो रिएक्शन उसको अपोज करने के लिए वो कहाँ चली जाएगी, बैकवर्ड चली जाएगी। यानी कि जो सॉल्युबिलिटी है वो हमारी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर फॉर व्हाट, फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये लिख लेना तुम लोग। अब न्यूमेरिकल्स करते हैं एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट 2.6 और 2.7। कह रहे हैं H2S जो है वो एक टॉक्सिक गैस है विद अ रॉटन एग लाइक स्मेल, जिसकी स्मेल सड़े हुए अंडे जैसी आती है, लेकिन ये क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज होती है। इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP इज 0.195 मोलारिटी। सॉल्युबिलिटी कितनी दे रखी है, 0.195 मोलारिटी। किस पे दे रखी है, STP पे। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशंस क्या होती हैं, 298 केल्विन और 1 atm प्रेशर, है ना। कैलकुलेट द हेनरीज कांस्टेंट। तो STP पे तुम्हें ऑलरेडी बोला हुआ है, STP तुम कहोगे इसमें प्रेशर तो दिया नहीं हुआ, प्रेशर दिया हुआ है, STP बोला हुआ है। साइंटिफिक टर्म्स में प्रेशर जरूरी नहीं है देना, वो सिर्फ STP भी बोल देंगे। तो प्रेशर कितना हो गया, 1 atm। हमें फॉर्मूला पता है, P इज इक्वल्स टू x इंटू में KH, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी किस में दे रखी है, 0.195 मोलारिटी। जो मोलारिटी होती है ना उसको भी हम इक्विवेलेंट टू मोल फ्रैक्शन मानते हैं। और ये इक्विवेलेंट टू सॉल्युबिलिटी हो जाती है, क्योंकि देखो प्रेशर कितना है, 1 atm
ये हो गया 0.195, नहीं मानते, सॉरी गलत लिख दिया मैंने। अभी क्या दे रखा है हमें, हाँ सॉरी, ये दिया हुआ है कि हमें सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S एंड वाटर दे रखी है। ये जो सॉल्युबिलिटी किस में दे रखी है, वाटर में दे रखी है। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो H2S है इसके 0.195 मोल्स हैं इन व्हाट, इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। मैंने कल तुम्हें बताया था कि जो मोल, जो हमारी मोलालिटी होती है वो क्या होते हैं, मोल्स अपॉन में 1 kg या 1000 ग्राम, है ना। मोल्स ऑफ सॉल्यूट है 1 kg या 1000 ग्राम। कितने मोल्स हैं, 0.195 मोल्स हैं। कितने पानी में है, 1000 ग्राम वाटर में है, ठीक है। या 1 kg वाटर भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर तुम्हारे पास सॉल्वेंट की सॉल्वेंट की वो कितना आ गया, सॉल्वेंट कितना है 1000 ग्राम है, यानी कि क्या है, गिवन मास है। तो इसके मोल्स ऑफ वाटर कितने हो जाएंगे, 1000 गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना है 18, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो ये आता है 55.55। ये वैल्यू हमेशा याद रखना, 1000 अपॉन 18 विल बी ऑलवेज 55.55। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में यूज होती है, ठीक है। तो 55.55 वैल्यू आ गई मोल्स की। अब जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, ये है x क्या है हमारा, मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन किसका हो जाएगा, H2S का। तो 1 इज इक्वल्स टू, मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, H2S के मोल्स अपॉन में H2S के मोल्स प्लस वाटर के मोल्स। मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, N1 अपॉन में N1 प्लस N2, ठीक है। H2S के मोल्स क्या हो गए, ये जो 0.195 है ये क्या हो गया, N1 हो गया, ठीक है। वाटर के मोल्स क्या हो गए, N2 हो गए। तो मोल फ्रैक्शन क्या हो गया, N1 अपॉन में N1 प्लस N2, इंटू में KH, इंटू में KH हमें निकालना है। अब इसके कंपैरिजन में ये वाली वैल्यू बहुत ज्यादा है तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 55.5 अपॉन में 0.195 इज इक्वल्स टू KH। क्योंकि 0.2 है 55 के कंपैरिजन में, तो बहुत ज्यादा क्या है, कम है, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, KH आ गया। सॉल्व करके ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना तुम लोग, ठीक है। सॉल्यूशन यही है इसका, मैं सॉल्व नहीं कर रही, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। 2 से डिवाइड कर रहे हैं, नेक्स्ट वाला करते हैं। तो ये 2.7 नंबर क्वेश्चन है जिसमें बोला हुआ है कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया हुआ है फॉर CO2 गैस कि H इक्वल्स टू 1.67 × 10⁸ पास्कल्स, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, हाउ मच CO क्वांटिटी इज डिसॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर एट 2.5 atm प्रेशर, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से हमारा क्या क्या कंक्लूड हो गया कि हमारे पास क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के जो जो गिवन है उसको लिख लेना। pH हमें दिया हुआ है 1.67 × 10⁸ यूनिट्स जरूर ध्यान रखनी है पास्कल, ठीक है। जो हमारे पास सॉल्वेंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 500 ml और वो क्या है, वाटर है, ठीक है। हमें जो अमाउंट निकालनी है वो हमें किसकी निकालनी है, CO2 की निकालनी है। और हमें जो प्रेशर अप्लाइड है वो कितना है, 2.5 atm। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल्स टू x इंटू में KH, जहाँ पे x हमारा क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इंटू में हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है। अब तुम एक चीज देखोगे, जो प्रेशर दे रखा है वो ATM में दे रखा है और जो हमें KH दे रखा है वो पास्कल में दे रखा है तो दोनों प्रेशर की ही यूनिट्स, लेकिन एक पास्कल है और एक प्रेशर, एक ATM है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मान लो अगर तुम स्पीड के सॉल्व करते हो तो तुम यही देखते हो ना कि जो डिस्टेंस हो, जो यूनिट्स हो वो क्या हो, सेम हो, या तो सब कुछ मीटर पर सेकंड हो, टाइम भी सेकंड में हो, नहीं तो तुम कन्वर्ट करते हो। तो ऐसे ही तुम्हें सबसे पहले प्रेशर्स क्या करने पड़ेंगे, कन्वर्ट करने पड़ेंगे, सेम यूनिट्स लानी पड़ेंगी, ठीक है। हमको पता है 10⁵ पास्कल्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 atm होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 10⁸ पास्कल्स है तो ये कितना बन जाएगा, 1.67 इंटू 10⁵ अगर 5 पास्कल्स को 1 atm से रिप्लेस कर दें तो यहाँ बच जाएगा 10⁵3 atm, ठीक है। यानी कि KH हमारा आ गया ATM में, उसके बाद प्रेशर भी हमारा ATM में दे रखा है, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 ये भी निकाल लेते हैं पहले। मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन अगर CO2 लिखना है तो मोल्स ऑफ CO2 अपॉन में मोल्स ऑफ CO2 प्लस में मोल्स ऑफ, किस में डिसॉल्व है, वाटर में डिसॉल्व है, सोडा वाटर दिया हुआ है ना 500 ml, तो मोल्स ऑफ H2O, ठीक है। तो मोल्स ऑफ CO2 तो हमें निकालने हैं इससे, उसी से फिर हम क्वांटिटी निकाल पाएंगे। मोल्स ऑफ H2O क्या हो जाएगा,
मोल्स ऑफ H2 इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास। मोलर मास इसका होता है 18। अब क्योंकि वाटर दिया हुआ है तो जो वाटर है, क्योंकि वाटर की जो डेंसिटी है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, तो यानी कि 500 ml इज इक्वल्स टू व्हाट 500 ग्राम। ठीक है, तो हम 500 ml को क्या ले लेंगे 500 ग्राम ले लेंगे यहाँ पे, ये 18 ग्राम। तो यहाँ से जो कैलकुलेशन के बाद नंबर ऑफ मोल्स आते हैं वो आते हैं 27.7 मोल्स ऑफ H2O। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम मोल फ्रैक्शन लिखेंगे तो कैसा आ जाएगा NCO2 अपॉन में NCO2 प्लस में 27.7। ठीक है, मोल फ्रैक्शन आ गया हमारा CO2 का, उसको हम यहाँ इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। प्रेशर कितना है 1.67 इंटू 10 की पावर 3 इज इक्वल्स टू NCO2 अपॉन में NCO2 प्लस 27.7। सॉरी, प्रेशर कितना है, प्रेशर तो 1 ATM है ना, कहाँ दिखेगा प्रेशर, हाँ प्रेशर कितना है 2.5 ATM है, गलत लिख दिया था 2.5 ATM। और KH कितना है 1.67 इंटू 10 की पावर 3 ATM। ठीक है, ATM से ATM कैंसिल, ये पूरी की पूरी टर्म यहाँ नीचे आ जाएगी और उसके बाद हम इसका क्या कर देंगे रेसिप्रोकल कर देंगे। अब ये वाला स्टेप ध्यान से देखना, एक तो पहले हमें इसको ये यहाँ लेके आना है, तो ये हमारा हो जाएगा 2.5 डिवाइड बाई 1.67 इंटू 10 की पावर 3 इज इक्वल्स टू NCO2 अपॉन में NCO2 प्लस में 27.7। अब इसको रेसिप्रोकल कर दो, यहीं के यहीं कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 1.67 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन में 2.5 और ये रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा अपॉन में NCO2। ठीक है, उल्टा कर दिया कैलकुलेशन के लिए, रेसिप्रोकल कर दिया सारे का, जो यहाँ पे नीचे टर्म थी ऊपर चली गई, ये जो ऊपर टर्म थी वो नीचे आ गई, ये आ गया। अब इसको हम कैसे खोल के लिख सकते हैं, NCO2 बाई NCO2 क्या हो जाएगा 1 प्लस में 27.7 क्या आ गया NCO2। अब अगर तुम इस 1 को यहाँ लेके जाओगे तो 1.67 इंटू 10 की पावर 3 में से 1 माइनस करोगे तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 को तुम क्या कर सकते हो यहाँ पे नेगलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो 1 को हमने क्या कर दिया नेगलेक्ट, या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे 1 है ना, तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो कि 1.67 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन में 2.5 माइनस 1 विल बी इक्वल टू 1.67 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन में 2.5। ठीक है, यहाँ सॉल्व कर देती हूँ बाकी का। इस 1 को इसमें से माइनस किया तो भी नियरली क्या आएगा, यही इक्वल आएगा। ठीक है, तो यही पुट कर दिया फिर हमने 1.67 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन में 2.5 इज इक्वल्स टू व्हाट 27.7 और ये क्या आ गया मोल्स ऑफ CO2। ठीक है, बस फिर मोल्स ऑफ CO2 क्या आ जाएंगे 27.7 इंटू 2.5 अपॉन में 1.67, या इसको 167 जीरो कर लो। अब 10 की पावर 3 ना, बार बार 10 की पावर 3 लिखने की जरूरत नहीं है। अब जो मोल्स ऑफ CO2 होते हैं वो क्या होते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, तो गिवन मास हमारा क्या है वो हमें निकालना है, उसको y ले लो, मोलर मास कितना हो जाएगा 44 ग्राम्स इज इक्वल्स टू 27.7 इंटू 2.5 अपॉन में 1670। तो यहाँ से जो हमारा y है इस 44 को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो ये 44 को मैं यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ, तो ये हमारा फाइनल आंसर आता है 1.8 ग्राम। सॉल्व हो गया, सॉल्व तुम खुद कर लेना। हमने क्या किया, ये जो थे ये हमारे क्या थे नंबर ऑफ मोल्स थे, और नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास के। तो गिवन मास को हमने y मान लिया और मोलर मास हमारा क्या हो जाता है 44 हो जाता है। ठीक है, तो 44 को हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया नेक्स्ट स्टेप में और फिर हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस, ये हमारा पढ़ना क्यों जरूरी है। जैसे हम लोग अगर 2 लिक्विड्स ले लेते हैं अपने किसी उसमें बीकर में, तो 2 लिक्विड्स ले लिए, 2 लिक्विड के क्या बना लिए सॉल्यूशन बना लिए, तो 2 लिक्विड के सॉल्यूशन को क्या कहा गया है बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, 2 लिक्विड्स के सॉल्यूशन को क्या कहा गया है बाइनरी सॉल्यूशन। अब ये जो लिक्विड्स होते हैं हमें पता है लिक्विड्स क्या हो जाते हैं वेपराइज हो जाते हैं, है ना, लिक्विड्स हमारे वेपराइज होते हैं। तो यानी कि जब इन लिक्विड्स को मैंने क्लोज कंटेनर में लिया तो क्या होगा, ये वेपराइज हो जाएंगे और यहाँ पे इन दोनों के क्या आ जाएंगे प्रेशर्स भी आ जाएंगे। एक का प्रेशर आएगा कुछ V1 और दूसरे का भी आ जाएगा V2। तो यहाँ से हमने क्या डिराइव किया है, यहाँ से हमने रॉल्स लॉ निकाला है, रॉल्स लॉ डेरिवेशन करी है
रॉल्स लॉ क्या कहता है कि जो अगर हम लोग दो कंपोनेंट्स ले रहे हैं अपने सॉल्यूशन में, L1 और L2 ले रहे हैं, तो जो कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन में वो हमारा प्रोपोर्शनल हो जाएगा उसके पार्शियल प्रेशर के इन वेपर फेज। यानी कि अगर मेरे पास दो लिक्विड्स हैं L1 प्लस L2, तो अगर L1 का मोल फ्रैक्शन हम लोग x1 ले लें, ठीक है, L1 का मोल फ्रैक्शन क्या हो गया x1, तो ये कह रहा है कि जो हमारा x1 है वो किसके प्रोपोर्शनल है, जो भी ये L1 है इसके जो भी यहाँ पे वेपर होंगे, वेपर क्या होंगे, V1 होंगे, या इसको P1 ले लेते हैं फिलहाल, P1 एंड P2 इनके क्या होंगे, वेपर्स होंगे। लिक्विड्स तो वेपर्स बनाएंगी ना, तो कितना ही वो प्रेशर से वेपर बना सकती हैं। तो मान लो जो L1 लिक्विड है वो P1 प्रेशर बना रहा है, जो L2 लिक्विड है वो P2 प्रेशर जनरेट कर रहा है यहाँ पे। तो जो मोल फ्रैक्शन है लिक्विड का सॉल्यूशन में वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, उसके पार्शियल प्रेशर के अबव द सॉल्यूशन की उसका पार्शियल प्रेशर। यानी कि जो हमारा पार्शियल प्रेशर होगा हमारी लिक्विड का दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू कि उसका मोल फ्रैक्शन कितना है। अगर मोल फ्रैक्शन ज्यादा है तो पार्शियल प्रेशर जो है ज्यादा हो जाएगा, अगर मोल फ्रैक्शन कम है तो जो पार्शियल प्रेशर लिक्विड का जो बीकर के ऊपर यहाँ बन रहा है, लिक्विड के ऊपर जो यहाँ बन रहा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें इसका रिलेशन निकालना हो तो हम रिलेशन कैसे निकालते हैं, स्टेटमेंट क्या हो गई, द सॉल्यूशन इफ सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स आर टेकन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। कि जो भी हमारा लिक्विड का पार्शियल प्रेशर है वो किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन के। यानी कि अगर मान लो मेरे पास P1 और P2 क्या है, यहां से स्टार्ट करते हैं। P1 P2 क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड 1, P2 क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड 2। ठीक है, x1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 1, x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 2। ठीक है, P1 नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 1, और P2 नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 2। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 1 लिक्विड 2 का मतलब क्या होता है कि अगर हमने बीकर लिया, उतना ही साइज का बीकर लिया जितना हम एक्सपेरिमेंट के लिए ले रहे हैं, उसमें हमने उतना ही अमाउंट ऑफ लिक्विड 1 में डाला, तो यहाँ जो प्रेशर आएगा, ये अभी प्योर है, यहाँ पे लिक्विड एक ही लिक्विड डाला हुआ है बीकर में, तो जो यहाँ पे प्रेशर आएगा वो सिर्फ किसका आएगा, इस लिक्विड का आएगा, और वो क्या आ जाएगा, P1 नॉट आ जाएगा। तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है प्योर लिक्विड का उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P1 नॉट से। यानी कि अगर कोई कंपोनेंट और ना हो, लिक्विड्स अकेले हो, तो जितना वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे दैट इज देयर प्योर वेपर प्रेशर। ठीक है, किसी भी टेम्परेचर पे। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारी स्टेट वो क्या बन गया, रिलेशन क्या बन गया कि जो हमारा पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर विल बी P1 इज प्रोपोर्शनल टू x1। जो हमारा पार्शियल प्रेशर है लिक्विड का वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, हमारे जो जितना भी उसका क्या है सॉल्यूशंस में मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, सॉल्यूशंस में मोल फ्रैक्शन है, तो P1 जो है वो इक्वल्स टू हो जाता है P1 नॉट x1, ये इसके बराबर आ जाता है P1 नॉट। तो क्योंकि P1 नॉट तो क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा ना। एक अगर हम 500 ml पानी लें बीकर में, उसका प्रेशर हम चेक करें किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमेशा क्लोज्ड एनवायरमेंट में, तो क्या आएगा, सेम ही आएगा, प्योर वेपर प्रेशर। ठीक है, तो यह P1 नॉट के बराबर आ जाता है। अगर ऐसे ही हम P2 के लिए लिखें तो क्या हो जाएगा, P2 नॉट x2 नॉट। ठीक है, x2। अब हमको पता है x1 और x2 क्या है, मोल फ्रैक्शंस हैं, तो x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू क्या होता है 1, ये हमें पता है ऑलरेडी। ठीक है, अब टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, अगर दो लिक्विड्स हैं, यहाँ पे हमारे पास एक लिक्विड 1 है और एक लिक्विड 2, ये दोनों क्या डाल रहे हैं, यहाँ पे प्रेशर P1 डाल रहे हैं, यहाँ पे ये प्रेशर P2 डाल रहा है। तो डाल्टन ने हमें कहा था कि अगर हमारे सॉल्यूशंस में दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट है, तो अगर हमें टोटल प्रेशर निकालना है तो हमें सबके पार्शियल प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल प्रेशर P कितना हो जाएगा, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये एक लॉ है। तो सम ऑफ पार्शियल प्रेशर कितने हैं, P1 नॉट, P1 प्लस में P2, यहाँ लिख देती हूँ P1 प्लस में P2। ठीक है, तो यानी कि टोटल प्रेशर P इज इक्वल्स टू कितना आ गया, P1 नॉट x1 प्लस में P2 नॉट x2। x1 को रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ से 1 माइनस x2 इंटू में P1 नॉट प्लस में P2 नॉट इंटू में x2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, P1 नॉट प्लस में x2 कॉमन, P2 नॉट माइनस P1 नॉट, ये हमारा क्या आ गया,
रॉल्स लॉ की डेरिवेशन से हमने क्या निकाल लिया, अपना रिलेशन निकाल लिया कि टोटल प्रेशर जो है, अब इससे हमारी तीन चीजें वो हो रही हैं। तो जो तीन चीजें यहाँ से आप इस फॉर्मूले से निकल के आई वो ये है कि जो हमारा टोटल प्रेशर, ये हमारा क्या है, टोटल वेपर प्रेशर ही आया ना। तो जो टोटल वेपर प्रेशर है, एक तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शंस पे। अगर हम लोग मोल फ्रैक्शंस वेरी करेंगे तो हमारा टोटल प्रेशर भी क्या कर जाएगा, वेरी कर जाएगा। और कैसे वेरी कर रहा है, इस फॉर्मूले में जो टोटल प्रेशर है वो किससे वेरी करेगा, मोल फ्रैक्शन से। अगर मोल फ्रैक्शन वेरी करेंगे तो टोटल वेपर प्रेशर भी क्या कर जाएगा, वेरी कर जाएगा। यहाँ पे जो टोटल वेपर प्रेशर है इस फॉर्मूले में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट के। टोटल वेपर प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट। देखो दिख रहा है ना, P इक्वल्स टू P1 और प्लस में x2, ये x2 आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट। और ये जो टोटल वेपर प्रेशर है, TVP टोटल वेपर प्रेशर, ये इंक्रीज या डिक्रीज करेगा किसके ऊपर, मोल फ्रैक्शन ऑफ x1 के ऊपर। अगर हम x1 को कम या ज्यादा लेंगे उस हिसाब से हमारा TVP क्या कर जाएगा, इंक्रीज या डिक्रीज कर जाएगा। TVP इज टोटल वेपर प्रेशर। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, रॉल्स लॉ आ गया। अब इसका ग्राफ देखते हैं एक बार। तो अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें इस रिलेशन का, P इज इक्वल्स टू P1 नॉट प्लस में P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू में x2। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक प्योर कंपोनेंट है तो उसका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो उसका पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा, मतलब उसका प्योर प्रेशर कितना हो जाएगा, P1 नॉट हो जाएगा। दूसरा कंपोनेंट है सिमिलरली, उसका अगर हम कोई और कंपोनेंट नहीं ले रहे, सेकंड कंपोनेंट प्योर ले रहे हैं, तो उसका मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वहां पे उसका प्योर वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, P2 नॉट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे जैसे हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हम x2 डालना शुरू करेंगे, जैसे जैसे हमारा क्या होगा कि x1 की वैल्यू कम होती चली गई, यहाँ पे आके x1 0 हो गया, और x2 की वैल्यू इंक्रीज होती चली गई, और यहाँ पे आके क्या आ गया, 1 हो गया। तो जैसे जैसे x1 की वैल्यू कम होगी, जैसे जैसे x1 की वैल्यू कम होगी, यानी कि उसका अगर मोल फ्रैक्शन है वो कम होता चला जाएगा, दूसरा कंपोनेंट ऐड होता चला जाएगा, तो उसका प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब ये क्या है, पहले यहाँ पे सिर्फ क्या था, x1 प्रेजेंट था, अब यहाँ पे क्या आ गया, x2 भी आ गया। तो अगर x2 भी आ गया तो जो P1 नॉट था वो तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, क्योंकि अब यहाँ पे वेपर्स में इसके भी वेपर्स आएंगे, तो P1 नॉट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो P1 नॉट क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा, और वो बिल्कुल 0 कम हो जाएगा जब x1 का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और x2 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिमिलरली जब हमारा x2 का मोल फ्रैक्शन 1 था तो उसका पार्शियल प्रेशर, जो उसका वेपर प्रेशर था P2, वो मैक्सिमम था। जैसे जैसे अपने x2 की अमाउंट को कम करती चली जाऊंगी, वैसे वैसे उसका पार्शियल प्रेशर भी कम हो जाएगा। अगर तुमने पानी की अमाउंट कम करनी शुरू कर दी तो ऑब्वियसली जो उसके वेपर्स बनेंगे वो भी क्या बनेंगे, कम बनने लग जाएंगे, है ना। तो इसके वेपर्स भी कम बनने लग जाएंगे, तो इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो भी क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। ये है P1 और ये क्या है, P2। अभी फिलहाल मैंने ये इस हिसाब से इसलिए प्लॉट करा है, ये बताया है कि जो P1 नॉट है वो कहीं ना कहीं P2 नॉट से थोड़ा सा क्या है, कम है। ये बराबर भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, ये ज्यादा भी हो सकता है P2 नॉट से। बस फिलहाल यहाँ पे हमने P1 नॉट को जो है P2 नॉट से कम माना है। ठीक है, कि इसका जो प्रेशर होता है वो थोड़ा सा कम होता है, प्योर प्रेशर। तो अगर हमें टोटल प्रेशर निकालना है तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, दिस लाइन जो P1 नॉट और P2 नॉट को जोड़ेगी वो हमारा हो जाता है टोटल प्रेशर, and it will be equal to partial pressure 1 प्लस में partial pressure 2। टोटल प्रेशर तो हमने यही पढ़ा था ना कि partial pressure हमारे 1 के कितने हैं और partial pressure हमारा 2 का कितना है। क्या था, partial pressure 1 किसके बराबर था, x1 इंटू P1 नॉट के, और partial pressure 2 किसके बराबर था, x2 इंटू P2 नॉट के। तो जो टोटल प्रेशर है P1 जो टोटल प्रेशर है वो कितना हो जाएगा, सम ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, ये हमारा हो जाता है रॉल्स लॉ के ऊपर ग्राफ। और अब अगर मैं यहां से मोल फ्रैक्शन निकालना चाहूं इन गैसियस फेज, ये गैस में क्या हो जाएगा, तो जो उसका पार्शियल प्रेशर है अपॉन में जो क्या है हमारे सिस्टम का टोटल प्रेशर है P1 प्लस P2। ऐसे ही सेकेंड कॉम्पोनेंट का अगर मैं वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालना चाहूँ, यानी कि ये जो बीकर है मेरा, यहाँ पे जो भी मेरे दोनों कंपोनेंट्स आ गए हैं Y1 और Y2, ये दो इन्होंने अपने वेपर्स बना लिए हैं, तो जो इन वेपर्स का भी टोटल प्रेशर हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो इस टोटल प्रेशर से और हमें इनका इंडिविजुअल प्रेशर भी पता है, वो क्या है, P1 है और P2 है पार्शियल प्रेशर। तो P1 P2 पार्शियल प्रेशर पता है, P हमें टोटल प्रेशर पता है,
P हमें टोटल प्रेशर पता है, तो हम उसे क्या निकाल लेंगे, हम मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ऑफ लिक्विड्स इन द वेपर फेज, कि वेपर फेज में जब वो प्रेजेंट है दोनों लिक्विड्स तब उनका मोल फ्रैक्शन कितना है। तो वो क्या हो जाएगा, अगर y1 कंपोनेंट के लिए जो उसका पार्शियल प्रेशर है गैसियस फेज में, जो वेपर फेज में, अपॉन में टोटल प्रेशर जो है दोनों का मिला के, ऐसे ही y2 क्या हो जाएगा, P2 प्लस में P1 प्लस में P2। P2 क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2, और P1 प्लस P2 क्या है, टोटल प्रेशर ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स इन वेपर फेज। ठीक है, ये हमारा जो मोल फ्रैक्शन आया है ये हमारा किसमें आया है, वेपर फेज में आया। तो कई बार न्यूमेरिकल, जैसे हम लोग लिक्विड सॉल्यूशंस में मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, वैसे कई बार न्यूमेरिकल्स में पूछ लेते हैं कि वेपर फेज में भी मोल फ्रैक्शन निकाल के दिखाओ कि किस लिक्विड के वेपर्स का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, कम है, या कैलकुलेशंस कुछ भी करो। ठीक है, अब इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं। देखो 2.8 क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स ए एंड बी आर 450 एंड 700 mHg एट 350 केल्विन। तो जो वेपर प्रेशर है प्योर ए का और प्योर बी का वो कितना है, 450 और 700। फाइंड आउट द कॉम्पोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mmHg। अगर हम इन दोनों को मिक्स करते हैं, ए प्लस बी को अगर हम मिक्स कर देते हैं, तो जो हमारा टोटल वेपर प्रेशर बन जाता है वो हमारा बन जाता है 600 mmHg। तो वो कह रहा है कि जो ये ए और बी को हमने किस कॉम्पोजिशन में मिक्स करा है हमें वो निकालना है। तो किस कॉम्पोजिशन में मिक्स करा है मतलब कि हमें क्या निकालना है, इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है कि सॉल्यूशन में ए का मोल फ्रैक्शन कितना है और बी का मोल फ्रैक्शन कितना है। ठीक है, तो हमें पता है टोटल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, P1 नॉट प्लस में P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ 2। तो अगर हम बी को 2 ले लें, ए को हमने 1 ले लिया और बी को हमने 2 ले लिया, तो हमारा फॉर्मूला बन गया ये। टोटल वेपर प्रेशर कितना दे रखा है, टोटल वेपर प्रेशर कितना दे रखा है 600। अगर ये P1 अगर ये 1 है, इसका P1 कितना दे रखा है 450। ठीक है, ये P2 है, ये कितना दे रखा है 700 माइनस 450 इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट बी। P21 और P1 नॉट में दे रखे हैं, जो ये 450 दे रखा है ये क्या है, प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है। ठीक है, जो P2 नॉट है वो भी क्या होता है, प्योर सेकंड कंपोनेंट का वेपर प्रेशर होता है, प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर होता है सेकंड कंपोनेंट जो भी है हमारा। बस क्या करा, फॉर्मूले में पुट कर दी वैल्यूज, टोटल प्रेशर, प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए, प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी, सॉल्व कर लेंगे इसको। 600 माइनस 450 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6 में से 4 गए 250 इंटू में एक्स बी। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 150 अपॉन में 250 इज इक्वल्स टू एक्स बी। तो हमारा यहाँ कर देते हैं, ये हमारा आ जाएगा 3/5 इज इक्वल्स टू एक्स बी। तो जो हमारा बी कंपोनेंट है उसका मोल फ्रैक्शन कितना आ गया 3/5। तो ए का कितना हो जाएगा 1 माइनस ऑफ एक्स बी, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है, जो एक्स ए प्लस एक्स बी होता है वो किसके बराबर होता है 1 के इक्वल होता है। तो एक्स से कैसे निकालेंगे 1 माइनस 3/5 इज इक्वल्स टू 2/5। ये हमारे क्या आ गए, मोल फ्रैक्शंस आ गए, यानी कि ये मोल फ्रैक्शंस क्या है हमारे सॉल्यूशंस में प्रेजेंट है, ए के और बी के, ठीक है। अब वो कह रहा है ऑल्सो फाइंड द कॉम्पोजिशन ऑफ द वेपर फेज, कि ठीक है ये तो तुम्हारा सॉल्यूशन में आ गया, अब ये वेपर फेज में इनकी क्या कॉम्पोजिशन होगी। तो वेपर फेज का क्या फॉर्मूला होता है, वाई ए इज इक्वल्स टू पी ए अपॉन में पी टोटल। ठीक है, एंड वाई बी इज इक्वल्स टू पी बी अपॉन में पी टोटल। पी टोटल कितना दे रखा है, दोनों केस में पी टोटल तो सेम है 600। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, अब हमें पी ए और पी बी निकालना है। तो ये पी ए और पी बी कैसे निकालेंगे, देखो इसको रब कर देती हूँ ताकि तुम्हें अब ये क्लियर हो जाए बाकी का सॉल्यूशन का। चलो यही बता देते हैं, पी और पी बी कैसे निकालेंगे। हमको पता है कि जो हमारा पी ए होता है वो होता है एक्स ए इंटू में पी नॉट ऑफ ए, और जो हमारा पी बी होगा वो होगा हमारा एक्स बी इंटू में पी नॉट बी। ठीक है, तो एक्स ए की वैल्यू कितनी आई है 2/5, और पी नॉट ए है कितना हमारा, पी नॉट ए कितना है हमारा, इसको P1 A लिख लो या P नॉट A लिख लो, जस्ट मैंने रेफरेंस के लिए यहाँ पे वो लिखा है। तो P नॉट A कितना है हमारा 450, तो ये 450 आ गया। PB कैसे आ जाएगा, XB की वैल्यू कितनी है 3/5,
और पी नॉट बी कितना है हमारा, कितना दे रखा है प्योर प्रेशर 700। हम क्या निकाल रहे हैं, हम पार्शियल प्रेशर निकाल रहे हैं ए और बी का। तो पार्शियल प्रेशर कैसे निकलेगा, मोल फ्रैक्शन इनटू में प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, मोल फ्रैक्शन इनटू में इसके प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ये पी ए और पी बी आ जाएगा। बस अब यहाँ पे क्या करना है, यहीं से पी ए और बी बी पुट करना है और हमारी वैल्यू आ जाएगी एक्स ए और एक्स वाई बी की। तो इसकी पुट कर देते हैं यहाँ पे वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2/5 और यहाँ पे 450। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/5 इंटू में 700। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, ये इंटू है यहाँ पे, 0 से 0 कैंसिल, इसमें भी 0 से 0 कैंसिल। पहले नीचे वाला सॉल्व कर लेते हैं। 15 3 15 4 2 1 2 2 तो ये कितना आ गया 3/10। अब अगर तुम निकालना चाहो तो जो ये आएगा ना, ये 7/10 आएगा। तुम इसको सीधा, क्योंकि वाई ए प्लस वाई बी जो है वो भी क्या होगा, 1 ही होगा। तो 1 में से माइनस करके भी वाई भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो। और ये हो गया हमारा 5 6 30। ठीक है, तो ये कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ गया, ये 7/10। तो हमारा ये वेपर प्रेशर में भी हमारे क्या आ गए, कॉम्पोजिशंस आ गए कि जो हमारा, अगर जब हमारा जो हमारे वेपर्स इकट्ठे होंगे इस बीकर में, जो हमारे यहाँ पे वेपर्स इकट्ठे होंगे, उसमें जो वेपर प्रेशर का मोल फ्रैक्शन होगा वो 3/10 और 7/10 होगा ए और बी का। और जो हमारा वैसे होगा, जो सॉल्यूशन में जो हमारा एक्स ए और एक्स बी होगा, मोल फ्रैक्शन होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा 2/5 एंड 3/5। ठीक है, इजी क्वेश्चन था बिल्कुल। एक टर्म आती है, हाउ विल यू से दैट रॉल्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा हेनरीज लॉ है उसको तो हमने माना है मेन पार्ट, ये है हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर, ये है मेन कैरेक्टर। ठीक है, और जो रॉल्स है ये इसका है एक, क्या कहते हैं, इसी में ये क्या प्ले कर रहा है, ये भी एक अलग से रोल प्ले कर रहा है। मतलब कि हेनरीज लॉ के बेसिस पे ही हम लोग अपना रॉल्स लॉ भी क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। देखो, हेनरीज लॉ क्या कहता है कि जो हमारी सॉल्युबिलिटी है किसी भी गैस की लिक्विड में, वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, कि कितना हम प्रेशर अप्लाई करेंगे उस गैस के ऊपर। ठीक है, रॉल्स लॉ कहता है कि जो भी हमारा मोल फ्रैक्शन होगा किसी भी वॉलेटाइल कंपोनेंट का, वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, कि कितना प्रेशर उसने वेपर फेज में एग्जिस्ट किया। ठीक है ना, ये क्या है, पी हमारा क्या होता है, वेपर फेज में प्रेशर उस कंपोनेंट का, एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन उस कंपोनेंट का लिक्विड फेज में। तो यानी कि अगर दोनों को हम देखें तो जो प्रेशर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन पे। यहाँ पे भी जो प्रेशर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन पे। तो अगर ये दोनों चीजें सेम है तो यानी कि P1 नॉट किसके बराबर हो गया, KH के। तो कहीं ना कहीं जो KH है हमारा वो किसके इक्वल आ गया, पार्शियल प्रेशर के इक्वल आ गया। तो यानी कि जो हमारी ये टर्म है कि रॉल्स लॉ इज अ स्पेशल केस, इस रॉल्स लॉ में बस हेनरी ने क्या कहा, हेनरी ने बहुत ज्यादा गैस को ले लिया जो कि एक बहुत ज्यादा वॉलेटाइल कंपोनेंट है। ठीक है, और रॉल्स ने क्या किया, रॉल्स ने ले लिया दो लिक्विड्स को जो कि क्या है, वो वॉलेटाइल है। अब तुम ऑयल ले लो, ऑयल तो वॉलेटाइल नहीं है, तो तुम ऑयल को तो नहीं कंसीडर कर सकते लिक्विड प्लस लिक्विड में। हमें लिक्विड प्लस लिक्विड वो लेने हैं जो क्या होते हैं, क्या लिख दिया, वॉलेटाइल। ठीक है, तो बेसिकली जो रॉल्स लॉ है वो इसी का केस बन गया। इसने बस गैस ली थी इन सॉल्यूशन इन लिक्विड, इसने क्या ले लिया, लिक्विड इन लिक्विड ले लिया। रॉल्स ने बस एक ऐसा लिक्विड ले लिया जो धीरे धीरे वॉलेटाइल होगा, और हेनरी ने गैस ली है जो क्या है, एक्सट्रीम ही वॉलेटाइल है। तो जो रॉल्स लॉ है वो हेनरी का क्या बन गया, एक हेनरी वाले पार्ट में ही, मतलब जो मेन स्टोरी है वो हेनरी ने लिखी है, और जो रॉल्स लॉ है वो इसी का क्या बन गया, एक पार्ट बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। यानी कि हमें उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बताना है जिसमें हम पहले हमने करा लिक्विड इन लिक्विड, अब हम क्या कर चुके हैं, हमने लिक्विड में सॉलिड कंपोनेंट्स डाल चुके हैं। ठीक है, तो तुमने कभी देखा होगा, तुमने कभी चाय बनाई हो या पानी बॉईल करा हो गैस पे, तो अगर तुम लोग पहले पानी को रख दो, सिर्फ पानी है उसमें, तो वो जल्दी बॉईल हो जाएगा। अगर तुम उसमें चाय पत्ती डाल दो, चीनी भी डाल दो, तो वो थोड़ा उसमें लेट बॉईल आएगा। अगर तुम दोनों पैन्स को साथ में रखोगे और फ्लेम एक साथ, फ्लेम भी सेम होगी, तो तुम ये ऑब्जर्व करना कि जिस पैन में तुम्हारा पानी के साथ शुगर और चाय पत्ती भी है वो थोड़ा लेट बॉईल करेगा बॉईल तो करेगा। और जो क्या कहते हैं
जो खाली प्लेन वाटर है वो जल्दी बॉईल कर जाएगा। इसका मतलब क्या है, जब हमने उसमें कुछ अलग से सामान डाल दिया तो ऐसा क्यों हुआ कि वो चीज़ हमारी लेट बॉईल हो रही है और प्लेन वाटर हमारा जल्दी बॉईल हो रहा है। वो हम स्टडी करते हैं यहाँ से कि सॉलिड एंड लिक्विड में वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, हम एक बीकर ले लेते हैं। अब अगर हमने बीकर में खाली वाटर लिया हुआ है, कोई भी वॉलेटाइल कॉम्पोनेंट लिया हुआ है, तो ये जो वॉलेटाइल कॉम्पोनेंट है ये क्या है, इसकी जो सरफेस है सारे सरफेस पे उसी कॉम्पोनेंट के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये हमारा बीकर 1 हो गया। इस बीकर यहाँ पे हमारा क्या है, ये प्योर लिक्विड है। इसमें हमने क्या किया, इसमें मैंने इस लिक्विड के अंदर या इस सॉल्वेंट के अंदर मैंने थोड़े से वो डाल दिए, कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल्स डाल दिए। जैसे मान लो मैंने इसमें बहुत ज्यादा शुगर डाल दी। ठीक है, अब वो शुगर क्या होगी, डिजोल्व होगी। शुगर डिजोल्व होने के बाद क्या होगा कि जो सरफेस पे पार्टिकल्स थे वहां पे कुछ कुछ जगह क्या आ जाएंगे, शुगर के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो सरफेस पे हमारे सिर्फ लिक्विड के पार्टिकल्स थे वो उनको रिप्लेस कर दिया किसने, शुगर के पार्टिकल्स ने। ठीक है, अब तुम्हें क्या लेना, अब तुम्हें इसका प्रेशर मेजर करना है। यहाँ पे क्योंकि बहुत ज्यादा सरफेस पे पार्टिकल्स है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जल्दी क्या होगी, बहुत ज्यादा रेट से इवेपोरेशन हो रही होगी, इवेपोरेशन हो रही होगी। और जो ये हमारे मॉलिक्यूल्स है ये हमारे किस में आ रहे होंगे, वेपर फेज में आ रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो रहा होगा, इवेपोरेशन हो रही होगी। पर क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो है वो कम रह गए, पहले यहाँ पे इतने सारे थे, अब यहाँ पे बस 6-7 ही सरफेस पे रह गए। तो जो 6-7 ही सरफेस पे रहे हैं बस यही वेपर फेज में आएंगे। तो यहाँ पे जो वेपर्स बने वो क्या बने, बहुत ही लो अमाउंट में बने। यानी कि जो वेपर प्रेशर था हमारे सॉल्वेंट का वो क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। वेपर प्रेशर जो था हमारे सॉल्वेंट का, क्योंकि हमारे कम वेपर प्रेशर बने, वहां पे हमारे कम वेपर्स बने, यहाँ पे तो प्रेशर भी कम हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब जब हम लोगों ने अपना सॉल्यूट डाला तो सॉल्यूट के कारण जो हमारा वेपर प्रेशर था सॉल्वेंट का वो हमारा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। विदाउट सॉल्वेंट वेपर प्रेशर जो भी हमारा बनता है प्योर का उसके अकॉर्डिंग बन जाएगा, सॉल्यूट डालने के बाद वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। अब ये वेपर प्रेशर जो है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं यूरिया डालूं, शुगर डालूं, सॉल्ट डालूं या XYZ कुछ भी डालूं, ये सिर्फ डिपेंड करती है क्वांटिटी पे। वेपर प्रेशर सिर्फ डिपेंड करता है क्वांटिटी पे। अगर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट सेम है तो हमारा जो वेपर प्रेशर है वो हमारा सेम आएगा फॉर सेम सॉल्वेंट। यानी कि अगर मैं अपने पानी में यूरिया डालती हूँ 1 मोल और सक्रोज भी डालती हूँ 1 मोल, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि मैं यूरिया डाल रही हूँ, मैं सक्रोज डाल रही हूँ, इसका मैं क्या कहते हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट कितना है या मैं कितने ग्राम डाल रही हूँ, मतलब कितने ग्राम डाल रही हूँ, हाँ वो तो फर्क पड़ेगा। इनके मॉलिक्यूलर वेट से या इनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इनकी क्वांटिटी अगर सेम है, अगर दोनों ही 1 मोल है, तो जो वेपर प्रेशर हमारा रिड्यूस होगा या जो वेपर प्रेशर हमारा एक्सर्ट करेगा वो लिक्विड, वो क्या होगा, सेम होगा। अगर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट सेम है तो वेपर प्रेशर भी सेम होगा सेम सॉल्वेंट के लिए। ठीक है, तो ये तो बेसिक, तो हमारा हमने इससे बेसिक क्या सीखा कि सॉल्यूट डालने पे ऑन एडिंग सॉल्यूट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस बिकॉज, क्यों, क्योंकि क्या हो जाता है, solute molecules occupy the surface and evaporation decreases. Solute molecules occupy the surface of solvent and evaporation decreases. ठीक है, बिल्कुल बेसिक था। कई बार इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि what will happen on adding solute to vapor pressure will decrease. बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का, अब देखो ये मेरा बीकर है, यहाँ पे सॉल्यूट भी प्रेजेंट है और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है। ठीक है, सॉल्यूट मेरा क्या है, नॉन वॉलेटाइल होता है सॉल्यूट तो, और सॉल्वेंट क्या है मेरा, वॉलेटाइल है। ठीक है, उड़ सकता है। यहाँ पे मेरा जो मोल फ्रैक्शन है सॉल्वेंट का यहाँ पे 0 है, यानी कि यहाँ पे सॉल्वेंट बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन है वो 1 है, यानी कि यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो क्या है, मैक्सिमम है। मोल फ्रैक्शन 1 कब आएगा, जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, प्योर होगा। ठीक है, अब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। अब एक बात बताओ, अगर सॉल्वेंट है ही नहीं, सॉल्वेंट 0 है, तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, 0 होगा, जब सॉल्वेंट है ही नहीं तो। अब जैसे जैसे सॉल्वेंट की अमाउंट हम इंक्रीज करेंगे, एक गिलास में तुमने पहले 5 ml पानी लिया, एक गिलास में फिर तुमने 10 ml पानी लिया, एक गिलास में फिर तुमने 15 ml पानी लिया, तो तुम क्या कर रहे हो, क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हो। क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है अगर पानी की, तो मोल फ्रैक्शन भी इंक्रीज होगा। तो जैसे जैसे तुम्हारा मोल पानी की क्वांटिटी इंक्रीज होगी वैसे वैसे ऊपर जो वेपर प्रेशर बनेंगे इसके,
वेपर्स बनेंगे वो भी क्या बनेंगे, बहुत ज़्यादा बनेंगे। जितनी ज़्यादा हाई क्वांटिटी होगी उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। तो जैसे जैसे मेरा मोल फ्रैक्शन इंक्रीज करेगा वैसे वैसे मेरा जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट का वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और 1 पे जब मोल फ्रैक्शन 1 है तो उस पॉइंट पे मेरा जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और क्योंकि यहाँ पे मोल फ्रैक्शन जो है वो 1 है, x इज इक्वल्स टू 1 है, तो इसका मतलब ये है कि मेरा यहाँ पे कंपोनेंट क्या है, बिल्कुल प्योर है, सॉल्वेंट बिल्कुल प्योर है। तो जो ये वेपर प्रेशर होगा ये किसका होगा, प्योर सॉल्वेंट का होगा। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और ये किससे डिनोट कर देंगे, P1 नॉट से डिनोट कर देंगे। ये हमारा P1 नॉट हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, मोल फ्रैक्शन इसका क्या हो गया, x हो गया। और प्रेशर कैसे कैसे इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे मैं अपने सॉल्वेंट में क्या डाल रही हूँ, सॉरी जैसे जैसे मेरे सॉल्वेंट की अमाउंट क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो रॉल्स लॉ इसके लिए भी सेम फॉर्मूला बना देता है, P1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट इंटू में x। x हमारा क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, कि जब मैंने अपने सॉल्वेंट में कुछ सॉल्यूट डाला हुआ है तो उसका मोल फ्रैक्शन कितना है, x। ठीक है, P1 क्या है, जब वो मेरा सॉल्वेंट प्योर है उस टाइम पे जो उसका वेपर प्रेशर है वो क्या है, P1 नॉट। ठीक है, थर्ड P1 मेरा वो प्रेशर है जब मेरा सॉल्यूट डला हुआ है मेरे किसी वॉलेटाइल सॉल्वेंट में और किसी पर्टिकुलर मोल फ्रैक्शन पे वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, P1 वेपर प्रेशर हमारे बन रहे हैं। P1 वेपर प्रेशर बन रहे हैं हमारे जब हमारा सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में x है और P1 नॉट हमारा क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, प्योर वॉलेटाइल कंपोनेंट। ठीक है, तो हमने वो जो पहले वाला प्रीवियस फॉर्मूला निकाला था वो उसमें हमने दोनों वॉलेटाइल कंपोनेंट्स लिए थे, रॉल्स लॉ के वाला। ये वाला जो फॉर्मूला है P1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट x, ये हमारा किसके लिए है, सॉलिड इन लिक्विड। जब हमें क्या निकालना, जब हमने सॉल्यूट डाल रखा हो लिक्विड में तब कितना पार्शियल प्रेशर वो एक्सर्ट करेगा। तो वो किस पे डिपेंड करेगा, उसका मोल फ्रैक्शन कितना है सॉल्यूशन में और उसका प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर कितना है। P1 हमारा क्या है, P1 है हमारा वेपर प्रेशर नहीं, इसको सॉरी पार्शियल प्रेशर। P1 है हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ वॉलेटाइल सॉल्वेंट। ठीक है, वॉलेटाइल सॉल्वेंट। तो P1 प्रेशर हमारा एक्सर्ट करेगा जब हमने कुछ सॉल्यूट डाला होगा और उसका P1 नॉट क्या होगा, उसका वो होगा वेपर प्रेशर होगा प्योर सॉल्वेंट का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसमें आइडियल सॉल्यूशंस एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो पहले आइडियल सॉल्यूशंस देखते हैं। आइडियल सॉल्यूशंस यानी कि दो कंपोनेंट्स को अगर हम लोग मिक्स कर रहे हैं, तो लिक्विड्स को अगर हम मिक्स कर रहे हैं तो वो मिक्सिंग के बाद क्या जो भी वो सॉल्यूशन बना रहे हैं वो हमारा कैसा सॉल्यूशन कहलाएगा, आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर वो किसको फॉलो कर रहा है, रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशंस कब बनेंगे, जब वो किसको फॉलो करेंगे, रॉल्स लॉ को फॉलो करेंगे। तो ये भी क्या पूछ लेते हैं कि आइडियल सॉल्यूशंस कौन बनाते हैं, जो किसको फॉलो करते हैं, रॉल्स लॉ को। ठीक है, अब इसके लिए हमने क्या देखा कि हमें पता कैसे चलेगा कि हाँ ये फॉलो करेगा नहीं करेगा। हमने इंस्टेड ऑफ टेक्निकली निकालने के लिए हमने क्या देखा, हमने देखा जो भी डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग आएगी, यानी कि जब हम दो कंपोनेंट्स को मिक्स करेंगे तो उनकी जो उनका चेंज होगा इन एंथैल्पी वो क्या होगा, 0। और जो हमारा वॉल्यूम भी होगा चेंज वो भी क्या होगा, 0। यानी कि अगर 2 ml मैंने कोई कंपोनेंट लिया और 3 ml मैंने कंपोनेंट लिया तो ये कितना बनाना चाहिए, 5 बनाना चाहिए। तो यानी कि वो 5 ही बनेगा, वो 6 या 4 नहीं बनेगा। तो जो डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग है वो भी 0 आना चाहिए और जो डेल्टा एच मिक्सिंग है वो भी क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब ये दोनों 0 कब आएंगे, जैसे मान लो अगर हमारे पास दो कंपोनेंट्स है ए और बी। ए अगर सिर्फ प्योर ए कंपोनेंट लिया हुआ है तो उसमें जो फोर्सेज होंगी वो ए बॉन्ड ए बॉन्ड ए बॉन्ड इस तरह से होंगी, आपस में सिर्फ इंटरैक्ट कर रहा होगा। ठीक है, अगर प्योर बी कंपोनेंट है तो बी भी आपस में इंटरैक्ट कर रहा होगा। ठीक है, आपस में इनमें इंटरैक्शन होंगी। अगर हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, ए बी। अब यहाँ पे ए बी इस तरह से क्या बन जाएंगे, इंटरैक्शंस बन जाएंगे, ए भी आ जाएगा बी भी आ जाएगा। ठीक है, ये जो ए बी इंटरैक्शंस हैं, अगर ये इंटरैक्शंस इक्वल हैं ए इंटरैक्शन के या बी इंटरैक्शन के, दोनों इंटरैक्शंस के साथ अगर ये ए और बी इंटरैक्शंस इक्वल हैं तो जो हमारा डेल्टा वी है मिक्सिंग का वो क्या हो जाता है, 0। और जो हमारा डेल्टा एक्स है मिक्सिंग का वो हमारा क्या हो जाता है, 0। और जो हमारा सॉल्यूशन हो जाता है वो हमारा कहलाता है
इट इज नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, इसके एग्जांपल्स आते हैं एग्जाम में, एनहेक्सेन और एनहेप्टेन, ब्रोमोइथेन को मिक्स करेंगे क्लोरोइथेन से, बेंजीन को मिक्स करेंगे टोलिन से। ये तीनों किस किस के सेट हैं? आइडियल सॉल्यूशन के। ये तीनों किसको फॉलो कर रहे हैं? रॉल्स लॉ को। इन दोनों का मिक्सचर रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहा है, इन दोनों का मिक्सचर रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहा है, इन दोनों का मिक्सचर रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहा है। ये तीनों ही एक दूसरे के साथ क्या है? आइडियल सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, ये वाले एग्जांपल जरूर याद रखने हैं। ये कई बार पूछ लेते हैं कि ब्रोमोइथेन प्लस क्लोरोइथेन क्या ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है या आइडियल सॉल्यूशन है? तो ये आइडियल सॉल्यूशन है। जो इसमें डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो है ना, इसका मतलब ये है कि ना ही तो जीरो कब होगी, यानी कि ना ही तो डेल्टा एच नेगेटिव है, ना ही डेल्टा एच क्या है? पॉजिटिव है ना। तो यानी कि ना ही डेल्टा, जब हमने मिक्स करा दो कंपोनेंट्स को, ना ही तो हीट रिलीज हुई और ना ही हीट क्या हुई? लॉस हुई। ठीक है, तो ना ही हीट रिलीज हुई और ना ही उसने हीट गेन करी, तो उस केस में हमारा डेल्टा एच क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो उन कंपोनेंट्स को मिक्स करके, जब वो दो कंपोनेंट्स आपस में मिक्स होकर ना ही हीट रिलीज करते हैं और ना ही हीट गेन करते हैं, यानी कि उसका डेल्टा एच क्या हो जाता है? जीरो ऑफ मिक्सिंग। इसको डेल्टा एच जीरो कह देते हैं। ठीक है।